हेलो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की एक कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था जो रन होती है भारतीय संविधान के अनुसार, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन या चालन किया जाता है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ मेन पॉइंटों की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा भारत का संवैधानिक विकास। अगर भारत के संवैधानिक विकास की हम बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास दो फेजेज में होता है। पहला रहता है कंपनी का शासन और दूसरा रहता है क्राउन का शासन यानी ताज का शासन। इससे पहले थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में चलते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं 1599 से, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास तब से शुरू होता है जब से अंग्रेज भारत में आते हैं। तो सबसे पहले 1599 की बात करते हैं, और 1599 में सबसे पहला व्यक्ति जॉन मेंडेनहॉल भारत आता है। सबसे पहला व्यक्ति जॉन मेंडेनहॉल। ये भारत आता है, और इसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम रहता है जॉन फ्रिच। इसके साथ एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम रहता है जॉन फ्रिच। ये दोनों व्यक्ति भारत आते हैं और भारत में आकर के भारत की अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा समृद्ध है अभी भी। तो ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इनके मन में एक विचार आता है कि भारत में एक व्यापार करने का एक अच्छा साधन या एक अच्छा तरीका हमें मिल सकता है, जिसके अगर हम 1599 की बात करें तो 1599 में भारत में शासन कर रहा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में ये लोग भारत आते हैं और ये दोनों ब्रिटेन जाते हैं। और उस समय ब्रिटेन में जो शासन कर रही थी, यानी कि ब्रिटेन का जो क्राउन हुआ करती थी, वो हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, यानी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास जाते हैं और ये दोनों मिलकर एक व्यापारिक दल बनाते हैं। और इस व्यापारिक दल का नाम पेपर में आता है, जो कि एसएससी सीजीएल ने 2 से 3 बार पूछ लिया है, और जो वनडे एग्जाम की हम बात करें तो कई लोगों ने पूछ लिया है। तो उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक क्या बनाते हैं, व्यापारिक दल बनाते हैं। और ये व्यापारिक दल महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास जाता है और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम एक राजलेख पत्र जारी करती हैं, और वह इन दोनों व्यापारियों को भारत में 15 साल 15 साल व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती हैं। देखिए, कई सारी किताबों में लिखा है कि 15 साल व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। सर, उस समय एकाधिकार का कोई बात नहीं थी और न ही कोई एकाधिकार प्राप्त हुआ था, बस केवल इन्हें अनुमति प्रदान की गई थी कि आप 15 साल भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, आप जाइए और भारत में व्यापार करिएगा। तो जब ये 15 साल भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो ब्रिटेन के सभी जो व्यापारी भारत में आए थे, उनका कोई मकसद नहीं था कि वो भारत पे राज्य करें या भारत पे प्रशासन चलाएं। उनका केवल एक ही मकसद था कि वो भारत में जाके कंपनी के द्वारा व्यापार की स्थापना करें और बड़े लेवल पर वो व्यापार कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस बात से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो घटना है वो तब घटती है जब 1707 में, देखिए पीछे की बातें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल इतना डिस्कशन करेंगे जितना पॉलिटी के लिए और भारत के संवैधानिक विकास के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी घटना तब घटती है जब 1707 में हमारे एक महान शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था उस समय। कब? जब 1707 की हम बात कर रहे हैं, उस समय भारत में 21 सूबे हुआ करते, जैसे आज के राज्य होते हैं ना, मिस्टेक हो गया, जैसे आज के राज्य होते हैं ऐसे पहले सूबे हुआ करते थे। और औरंगजेब ने इन सूबों के लिए एक एक सूबेदार नियुक्त कर रखा था। जैसे आज आपके यहाँ क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी हैं और वो एक उत्तर प्रदेश के विशेष मुख्यमंत्री हैं, तो इसी तरीके से क्या है प्यारे बच्चों कि उसके लिए 21 सूबे हुआ करते थे और इनके लिए जो सूबेदार हुआ करते थे। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो 21 सूबों के सूबेदार हैं ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं सर, और यह मान जाते हैं कि हम ही राजा हैं। हर व्यक्ति अपने आप को राजा मानने लगता है। जब हर व्यक्ति अपने आप को राजा मानने लगता है तो देखिए, जब एक आपने कभी सुना है कि कभी जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें ताकत ज्यादा होती है और जब उंगली अलग अलग हो जाती है तो उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। तो भाई जब सारी चीजें बिखर गई तो बिखर जाने के बाद एक एक शासक को जीत पाना अंग्रेजों के लिए आसान था, जबकि कंप्लीट शासन को जीत पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। जैसे कि अगर हम बात करें पीछे की तो देखो कई सारी चीजें रही हैं, जैसे पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन फाइनल लड़ाई का जो रिजल्ट था वो कुछ अलग था और जो पहले होने वाली 2 लड़ाइयां थी वो अलग था, क्योंकि फाइनल में हम निर्णय ही नहीं कर पाए। तो जब मजबूत रहता है शासन तो उसमें हम लोग जीत की आशंका कम कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग टूट गए और जब ये लोग टूट गए तो अलग अलग सूबेदार बन गए तो अलग अलग शासक को जीत पाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जब ये अलग अलग टूटे तो देखिए इससे पीछे अगर पॉलिटी को थोड़ा सा उखाड़ने की कोशिश करें, मैं ज्यादा तो खैर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं कहानी के तौर पे समझा देता हूं, अगर पॉलिटी को उखाड़ने की कोशिश करें तो देखिए बंगाल का सबसे पहला नवाब था मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान एक ऐसा नवाब था जिससे जनता बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, लगता था कि हाँ ये हमारा एक तरीके से भगवान है, और इतिहासकारों ने भी उसके बारे में काफी कुछ अच्छा लिखा है और समझाया है। लेकिन प्यारे बच्चों उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि घटना घटी, नवाब बदला और भी नवाब बदला, ये सारी चीजें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, इतना हम नहीं डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। लेकिन 1740 में एक युद्ध हुआ था, 1740 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था घेरिया का युद्ध। और इस घेरिया के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध हुआ था उस समय का कि जो राजा और उसके सेनापति के मध्य हुआ था। सबसे बड़ी बात कि राजा और उसके सेनापति के मध्य हुआ था, और सेनापति ने राजा को हराकर, यानी कि अपने नवाब को हराकर खुद गद्दी पर बैठ गया। तो ये निर्णय साबित हुआ और अंग्रेजों के दिमाग में एक कहते हैं ना कि बत्ती जल गई कि भाई अब चीजों को जीत पाना बड़ा ही अच्छा है। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। और कहीं बात भी है, एक सरफराज खान और अलीवर्दी खान, सरफराज खान का एक सेनापति हुआ करता था अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान ने यह बात कही भी है कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है सर, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, उन्हें अगर छेड़ोगे तो काटेंगे। जो विजयी है, जो विनर है, वो इस बात को कह रहा है कि यदि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान हैं, उन्हें यदि आप छेड़ोगे तो वो काटेंगे, और उनके साथ प्यार से रहोगे तो तुम्हें शहद दे देंगे। इतना क्लियर हो? एक बार रिपीट कर देते हैं चीजों को लेकर के। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था ये थोड़ा मैं बता दिया हूं कि यहाँ से पॉलिटी थोड़ा सा उखड़ती है, क्योंकि पॉलिटी का एक मेन कारण निकल के आता है। क्योंकि देखिए आज की राजनीति भी ऐसी है कि सब एक दूसरे पे कमेंट कसते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात कर रहा था 1599 में 2 अंग्रेजी व्यक्ति भारत आते हैं और वह भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं और फिर राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, तो उनकी नजर में एक बात आती है कि भारत व्यापार की दृष्टि से एक बड़ा अच्छा साधन है, और वह भारत की दृष्टि को देख करके, वाणिज्यिक दृष्टि को देख करके ब्रिटेन वापस जाते हैं और वहां पे एक व्यापारिक दल बनाते हैं, और उस व्यापारिक दल का नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। और उस समय वहां की जो राजनी यानी कि ताज यानी कि क्राउन जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम।
और महारानी एलिजाबेथ प्रथम इनके लिए एक राजलेख जारी करती हैं जिसमें इन्हें 15 साल व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। एक बात याद रखेंगे, एकाधिकार नहीं, अधिकार दिया जाता है। तो हम आगे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 31, इसे 1600 का चार्टर भी कहते हैं। जो राजलेख उन्होंने दिया था उसे 1600 का चार्टर नाम दिया गया है। चार्टर, ये 1600 का चार्टर है। इसके तहत क्या होता है, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600, एक बार मिटा देता हूं, 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में शॉर्ट में लिख देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां होती है सर? लंदन में। चीजों को लिखना नहीं, ज्यादातर सुनना है, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं और जहां तक मेरी आवाज से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां होती है सर? लंदन में। इस बात को याद रखेंगे, और क्योंकि पहला ऑप्शन भारत मिलेगा और ये चीजें वहां पे गलत हो जाएगा, जहां तक ये सही है मैं थोड़ा सा। तो देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद जब 1608 की हम बात करेंगे तो 1608 में एक व्यक्ति भारत आता है और जिसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। और उस समय भारत का जो राजा था वो बदल जाता है और वो हो जाता है जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस जाता है और वह कहता है कि हमें भारत में एक कंपनी की स्थापना करनी है और हमें उसके लिए एक जगह चाहिए। तो देखिए 1608 ईस्वी में जहांगीर उसे कंपनी खोलने का, यानी कंपनी का एक फैक्ट्री खोलने का आदेश दे देता है। और उसमें वो लोग 1611 ईस्वी में, यहां से बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, इस बात पे थोड़ा सा नहीं समझेंगे, कुछ लोग मछलीपट्टनम पढ़ लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने का अपना तरीका है, वो जैसा पढ़ना चाहें। तो मछलीपट्टनम में अपनी एक स्थायी फैक्ट्री डालते हैं। क्या सर? सॉरी मिस्टेक हुआ, अस्थायी फैक्ट्री डालते हैं। ये एक अस्थायी फैक्ट्री डालते हैं जिसका कोई अपना एक सेटलमेंट नहीं होता है कि भाई यहां है, वो एक फैक्ट्री डालते हैं तो अस्थायी होती है और वो मछलीपट्टनम में डाली जाती है। लेकिन आगे चल के 1613 ईस्वी में सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री डालते हैं। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा सभी को, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 1600 के चार्टर के तहत 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सर कहां पे होती है? लंदन में होती है सर। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आता है। उस समय भारत का जो राजा होता है वो जहांगीर होता है सर। जहांगीर के शासनकाल में उन्हें मछलीपट्टनम में, यानी कि पूरे भारत में वो कह देते हैं कि आप जाके व्यापार करिएगा, लेकिन केवल व्यापार करिएगा। तो उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिलती है। वो 1611 में एक अस्थायी फैक्ट्री डालते हैं, जहां कहां पे? मछलीपट्टनम में। और 1613 ईस्वी में सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन घटना कुछ, अरे हम डस्टर ढूंढ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां तक जो चल रहा है, धीरे धीरे अंग्रेज अपना व्यापार और प्रशासन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो अगर हम ऑफिशियली बात करें तो उनका कोई मकसद नहीं है अभी ये दिखाने का कि हमें प्रशासन भी यहाँ का संभालना है। वो केवल अपने व्यापार पे ध्यान देते हुए चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे बदलती जाती हैं और एक युद्ध होता है 1757 में। 1757 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के पीछे के हम दो कारण समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों? अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें ये युद्ध करना चाहिए था? देखिए बात कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति था सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल की किलाबंदी यानी कि घेराबंदी स्टार्ट कर दी।
जब उन्होंने घेराबंदी स्टार्ट कर दी तो जो भारत के शासक थे उन्हें अपनी असुरक्षा महसूस होने लगी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उस घेराबंदी के विपक्ष में अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया और कहा कि आप अभी तुरंत इसको हटवा दीजिए और तोड़वा दीजिए। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज उस बात को नहीं माने और अंग्रेजों ने किलाबंदी को क्या किया, शुरू रखा, उन्होंने इसको नहीं माना। तो उसने क्या किया, 21 जून, कभी कुछ किताबों में 20 जून है, अगर आप 20 जून लिखना चाहें तो 20 जून लिख सकते हैं, वैसे 21 जून इसका ऑथेंटिक डेट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और 20 जून भी लिखा है। तो 20 जून 1756 ईस्वी, 1756 ईस्वी को एक काल कोठरी की घटना होती है। क्या होती है, एक काल कोठरी की घटना होती है, और इस काल कोठरी की घटना में 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया जाता है। यानी एक बंद कोठरी जिसमें कुछ नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया जाता है। और 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया जाता है, जिसमें से क्या होता है कि 123 तो मर जाते हैं सर, और केवल 23 लोग जीवित रह जाते हैं। इसमें से कितने, 23 लोग जीवित रह जाते हैं। और यह बात अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, जिसके कारण वो सिराजुद्दौला पे अटैक कर देते हैं और युद्ध होता है कहां का सर, प्लासी का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यहां से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काल कोठरी की घटना के लेखक कौन है? तो लेखक है सर विलियम हॉलवेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां का विलियम हॉलवेल। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं सर। तो अगला जो पॉइंट हम समझते हैं, हम बात कर रहे थे 1757 की, और 1757 में एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी का युद्ध दो लोगों के बीच होता है। एक तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, और एक होता है सिराजुद्दौला। ठीक है सर, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? सबसे पहला गवर्नर था, सबसे पहला गवर्नर था, और इनके बीच में युद्ध होता है और इसको हार का सामना करना पड़ता है और ये हार जाता है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में एक और दूसरा निर्णायक युद्ध होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर तुरंत पॉलिटिक्स की मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। आहा, फिर से गलत लिख दिया हम लोग। 1764, 1764 में एक युद्ध होता है। कल मैंने बच्चों से पूछा था कि भाई ये बक्सर कहां पर है, बक्सर का युद्ध, तो मुझे बताया, बड़ा अच्छा लगा। बक्सर का युद्ध, हाँ भाई टेकचंद पता है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए बक्सर का युद्ध होता है। ये बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध होता है सर, क्योंकि भारत के 3 नवाब, ये 3 लोग मिलकर के एक अंग्रेजी सेना की छोटी सी टुकड़ी को नहीं हरा पाते हैं, इसलिए निर्णायक सिद्ध होता है। और अंग्रेज यह निर्णय कर लेते हैं कि भारत में प्रशासन चलाना बहुत ही सरल और आम बात है। तो मेरे हिसाब से ये बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक वैसे हम मॉडर्न इंडिया में बड़े प्यार से डिस्कशन करते हैं और चीज़ों को बड़ा एक्सप्लेन करके करते हैं। यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अकॉर्डिंग टू संविधान, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जो एक्सप्लेन करने का तरीका है इससे आगे चलेगा, तो उसे मैं बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सर यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा, तो आगे हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 2 बातें आगे। तो देखिए यहाँ से आगे क्या होता है कि 1764 का जब युद्ध हो जाता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1764 का युद्ध हो जाता है, तो फिर 1765 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार से कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप अब यहां से टैक्स वसूल कर सकते हैं। बात समझ में आई? इलाहाबाद की संधि केवल इतना ही आएगा, कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। 1765 की संधि के बाद सर 1765 से लेकर के 1772
1772 तक भारत में लगाया जाता है द्वैध शासन। 1772 तक भारत में द्वैध शासन लगाया जाता है। द्वैध शासन लगाया जाता है, यानी कि द्वैध शासन का मतलब भारत के लोगों को 2 टैक्स देने। सर कितने टैक्स देने? 2 टैक्स देने, एक भारत की स्थानीय सरकार के लिए और एक अंग्रेजी सरकार के लिए। 2 टैक्स देने, ये द्वैध शासन लग जाता है। और इस द्वैध शासन का जब पता चलता है इंग्लैंड के क्राउन को, इंग्लैंड की क्राउन को जब पता चलता है कि भाई हाँ भारत में लूट हो रही है, क्योंकि इस टाइम को भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की लूट कहा जाता है सर इस समय को। ये जो टाइम था इसमें भारत की बहुत बड़े अच्छे तरीके से लूट खसूट हुई। तो एक चीज आप लोग क्वेश्चन करेंगे और तब तक मैं कर देता हूं, आप ना कर पाए तब तक मैं कर देता हूं कि मछलीपट्टनम में फैक्ट्री डालने के बाद भी अभी बंगाल में ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था बंगाल में ऐसा करने का उन लोगों का? क्योंकि वो तो सूरत में और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री डाले थे। सब उन्हें पता था कि बंगाल सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है और वहां पे प्रशासन चलाना सबसे ज्यादा सरल काम है। तो उन्होंने सबसे पहले कहां से? वहां से स्टार्ट किया। बोले ये बात क्लियर हो गई होगी जहां तक मेरा विचार है। आगे चलने की कोशिश करते हैं सर। तो देखिए जब ये पता चलता है तो इन सारी चीजों का कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पारित कर भेजती है जिसे आप पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या सर? रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम भारत में आता है और इसके तहत कंपनी को भारत में 20 साल व्यापार करने का एकाधिकार किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मैं दोबारा क्लियर करूं, यानी मैं दोबारा समझाऊं एक बात को। मैं क्या डिस्कशन कर रहा था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं चीजों को लेकर के। देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि सर 1757 में एक युद्ध हुआ प्लासी का, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिराजुद्दौला और सिजाउद्दौला को एक पढ़ लेते हैं। भाई कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रहें क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट भी है, तो इससे थोड़ा सा भ्रमित ना हो। और उसके बाद सिजाउद्दौला आता है बक्सर के युद्ध में और सिराजुद्दौला वहीं पे हार जाता है, ठीक है ना। और कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा है कि उसकी युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो जाती है और ऐसा बताया गया है कि प्लासी का युद्ध मात्र 1 घंटे और 30 मिनट तक चला था। कितना? मात्र 1 घंटे और 30 मिनट तक। सबसे छोटी लड़ाई है सर ये, मतलब 1 घंटे 30 मिनट में किसी युद्ध का ये निवारण हो गया तो क्या होना है सर? समझ आया? तो इस वजह से वो वहीं युद्ध क्षेत्र में मार दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं लेकिन हम इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते हैं जैसा भी। तो वहां पे सिजाउद्दौला आता है। तो देखिए 1764 का जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो वह निर्णायक सिद्ध होता है, क्योंकि पता चल जाता है अंग्रेजी सेना को कि यहाँ पे कंपनी में व्यापार के प्रशासन भी चलाया जा सकता है। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो 1765 ईस्वी में एक संधि होती है और वह संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है, जिसमें अंग्रेज लोगों को व्यापार के सिवा कर लेने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आया? इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कि 1765 से, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव था भाई साहब, उनका तो अलग ही जलवा था, भारत में अपना अलग ट्रीटमेंट बना दिए थे, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने 1765 से 1772 तक क्या किया? भारत में द्वैध शासन लगा दिया और भारत में द्वैध शासन लगा दिया। इस टाइम में यानी कि 7 साल के पीरियड में भारत की जमकर लूट की गई, स्पेशल बंगाल क्षेत्र की, ठीक है। तो यहां से जब क्लियर हुआ ये बात, अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज लोगों के हेड ऑफिस यानी कि ब्रिटेन जाकर के पता चलती है, तो वो कहते हैं कि भाई इन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो वो लोग क्या करते हैं? एक एक्ट पारित करके भेजते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में सबसे पहला काम होता है कि अंग्रेजी यानी कि जो कंपनी चल रही है उसे क्या दे दिया गया सर? उसे कह दिया गया कि तुम भारत में 20 साल अधिक व्यापार कर सकते हो। बोले इतना समझ आया?
इसके बाद यहां पे 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से ही पूछी जाएगी और इनके पूछे जाएंगे सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि सीजीएल लगभग 28 बार, एक दो बार नहीं 28 बार इनका नाम पूछ चुका है। आइए डिस्कशन करते हैं। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में कलकत्ता में, और इसके एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड एलिजा इंटे। क्या सर? लॉर्ड एलिजा इंटे, इनका नाम होता है लॉर्ड एलिजा इंटे। और इस सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनके नाम हैं लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चिम्बेस्टर, लॉर्ड लिम्बेस्टर, और हमारा एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड चैम्बर्स। 3 लोगों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये 3 लोग अन्य न्यायाधीश होते हैं 3, और सर्वोच्च न्यायालय यहां पर काम करने लगता है। इसके बाद में क्या होता है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई जाती है, 3 प्रेसिडेंसी बनाई जाती है। मैं लिख देता हूं, थोड़ा लिख देना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट बात है। भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई जाती है। इन प्रेसिडेंसी का काम होता है कंपनी पर नियंत्रण करना, कंपनी पे नियंत्रण करना, अलग अलग क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, मुंबई क्षेत्र में, इस पे कंपनी का नियंत्रण करना। इसके हर एक प्रेसिडेंसी में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है सर, और एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। और 24 अन्य सदस्य होते हैं, 24 अन्य सदस्य होते हैं। इतना समझ आया? यहां तक क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। एक बार रिवीजन कर देते हैं 1773 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 20 साल व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त करता है, मतलब कंपनी को कराता है। और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं लॉर्ड एलिजा इंटे, और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चिम्बेस्टर और लॉर्ड चैम्बर्स। ये 3 लोग। सबसे इंपॉर्टेंट एक और काम होता है सर कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा, यानी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला गवर्नर जनरल, तो आपको नाम बताना है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ये बहुत अच्छी कहानी बताएंगे आपको, यहां पे समझाने लायक है, बहुत प्यारी सी कहानी है। देखिए 3 व्यक्ति होते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा फिर भी मैं बता देता हूं। 3 व्यक्ति होते हैं, एक नंद कुमार, एक चैत सिंह और घसीटी बेगम। ये तीनों लोग क्या करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग बढ़िया गवर्नर जनरल नहीं है और वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, वो उस पर कुशासन का आरोप लगा देते हैं, कुशासन का आरोप लगा देते हैं। लेकिन देखो सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड एलिजा इंटे से दोस्ती कर लेता है सर, और वह दोस्ती कर लेता है, जैसे जैसे वॉरेन हेस्टिंग बोलता है वैसे वैसे लॉर्ड एलिजा इंटे उस काम को कर देते हैं। तो इसी कारण पर कुशासन का आरोप लगा देने के कारण इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। ये डेट पूछी जाएगी, तो डेट है 1784, इंपोर्टेंट। ये बात आपसे पूछी जाएगी 1784। दोबारा से रिपीट करते हैं
अपनी बात को यहीं से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखिए, नंद कुमार और चैत सिंह और घसीटी बेगम उस समय के थोड़े से जागरूक व्यक्ति होंगे, अपने बुद्धिजीवी प्राणी होंगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स बढ़िया काम नहीं कर रहा है सर, उस पर कुशासन का आरोप लगाया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि लॉर्ड एलिजाबेथ की मदद लेकर के उनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, ये बात फिर दोबारा से ब्रिटेन जाकर के पता चलती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इससे पहले ही 1781 में इसका संशोधन अधिनियम ला के पहले रख देती है। दोबारा से डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, उसको करने लायक नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक संशोधन अधिनियम आया था 1781 में, बस इतना काफी है, इतना काफी है, इसके सिवा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा 1781 का एक संशोधन अधिनियम, इससे आगे हम डिस्कशन करते हैं क्या 1784, टाइम है ना, अभी टाइम है 1784। 1784 में जब हम बात करते हैं तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। पीछे वाले में किसी को कोई दिक्कत, किसी बात को लेकर के किसी से कोई, तो आप बता सकते हैं। बेचारे आधे से तो कॉपी लेके बैठे हैं, फीलिंग तो आना चाहिए ना, ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। तो इसमें देखिएगा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों का एक संगठन बनाया जाता है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कहा जाता है। मैं लिख देता हूं कि 6 सदस्यों का एक संगठन बनाया जाता है जिसे हमसे लिखा बड़ा दिक्कत कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का गठन, आवाज ठीक है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का गठन किया जाता है। इसमें एक और बढ़िया काम होता है, क्योंकि जब प्रशासन सही नहीं चल रहा है, कंपनी सही नहीं चला रही है, तो कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया जाता है सर, यानी पृथक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पृथक कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि व्यापार अलग चलेगा, प्रशासन अलग चलेगा, ऐसी बातों का डिस्कशन कर दिया जाता है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर, कार्यपालिका को, किसको सर? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया जाता है, न्यायपालिका से पृथक कर दिया जाता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया जाता है। यह सवाल आया था किसी पीसीएस के पेपर में, उसमें एक्ट का नाम पूछा गया था, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, छोटी सी बात है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलने की कोशिश करते हैं, इसे मिटा देते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1793 का राजलेख अधिनियम। 1793, 20 वर्ष बाद 1793 का राजलेख अधिनियम। हमारी कक्षा में बैठे हुए किसी विद्यार्थी को यदि कोई दिक्कत है तो वो दोनों हाथ ऊपर कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में एक हाथ ऊपर कर सकता है। टीचर विशेषकर आप। चलिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। कब बढ़ा था? पीछे दोबारा याद करेंगे हम लोग, कब बढ़ा था सर? 1773 में। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। तो अब कब बढ़ना चाहिए? 1793 में। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ब्रिटिश पदाधिकारियों का, ब्रिटिश कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कब से सर? 1793 के राजलेख से ब्रिटिश पदाधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कब से सर? 1793 के राजलेख से। अगला बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्यारी सी बात, एक बहुत बढ़िया, जिसे आप आज ICS के नाम से जानते हो, उसकी स्थापना होती है कब? 21 अप्रैल 1793 को ICS की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ICS, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना होती है। बस एक बात पूछी जाएगी, किसके द्वारा होती है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा होती है। कब होती है? 21 अप्रैल 1793 में। अच्छा, किसके द्वारा होती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किसकी स्थापना होती है? ICS की स्थापना होती है। यहां तक क्लियर सभी को? एक बार रिवीजन करना चाहिए, एक बार रिवीजन करना चाहिए। देखिए, रिवीजन अति आवश्यक है, विदाउट रिवीजन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने समझा कि 1793 में एक राजलेख आया जिसके तहत 3 बड़े काम किए गए। सबसे पहला काम, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अंग्रेजी अफसरों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तीसरा बड़ा काम, ICS की स्थापना की गई, यानी भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। ये समझ में आ जाती है। लेकिन आपसे ये भी बात पूछी जा सकती है, चलिए इसमें आगे मैं भी डिस्कशन करूंगा, जब मैं भी थोड़ा आगे डिस्कशन करूंगा, तड़ेपन वाले एक्ट में आगे डिस्कशन करूंगा कि परीक्षा किस तरीके से और किस मोड पर किस तरीके से कराएगी। लंदन में ही परीक्षा क्यों हुई, उस बात पे हम वहां डिस्कशन अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ बोलना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं है। अब आया 1813 का चार्टर। चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस समय ईसाई कंपनियों, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ये केवल ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आए थे कि हमें अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इनका कोई मकसद नहीं था कि इन्हें व्यापार करना है या प्रशासन करना है, केवल इनका काम था कि ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आए थे। सो बस एक बात, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने कभी पूछा गया है, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो मैं डिस्कशन करा देता हूँ कि इसमें ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। हाँ, यहाँ से एक बात पूछी जा सकती है मोस्टली कि इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के लिए, क्या भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना सालाना दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये कहा गया, हालांकि वो खर्च नहीं किया गया, ये एक अलग बात है कि वो खर्च नहीं किया गया, परंतु ये कहा गया कि 1813 का जो चार्टर है, अधिनियम है, उसके तहत हम यह प्रावधान करते हैं कि भारतीय शिक्षा के लिए हम 1 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करेंगे। ये बात कही गई। लेकिन इसके बाद एक बड़ा काम हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 व्यापार कंपनी करेगी। कौन सा सर? एक तो चाय का व्यापार कंपनी करेगी और एक दूसरा व्यापार चीन का व्यापार कंपनी करेगी। इसके बाद कंपनी दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगी। यह प्रावधान किया गया। कब सर? कब किया गया? दोबारा से बोलेंगे मेरे साथ। 1813। चीन सहित,
हाँ, चीन के साथ, वो तो बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो चीन के साथ व्यापार क्या हुआ सर, ये रखा गया कि चीन के साथ व्यापार अभी भी ब्रिटेन वाले करेंगे और चाय का व्यापार भी अभी भी ब्रिटेन वाले करेंगे। बाकी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कि मतलब देखिए, मैं एक बात समझाता हूं, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं कि व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार आखिर क्या है? एकाधिकार का मतलब है किसी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार किसी एक कंपनी को दे दिया जाए, उसे एकाधिकार कह दिया जाता है। तो एकाधिकार मतलब भारत में केवल कौन व्यापार करेगा? अंग्रेजी लोग व्यापार करेंगे। अब क्या हुआ कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कोई भी भारत में आके व्यापार कर सकता है, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, कोई भी क्या करेगा, भारत में आके व्यापार कर सकता है। इस बात के दरवाजे ब्रिटेन सरकार ने खोल दिए। कब खोल दिए सर? 1813 में। कब खोल दिए सर? 1813 में। चलिए, ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी जहां तक मेरा विचार है। इसके बाद हम लोग आज की कक्षा का यही विराम देते हैं और आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।